यूपीएससी ने हमसे ना 2021 में ही पूछा था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इनमें से किस किस से इन्फ्लुएंस होती है। भाई सब कुछ पता, 50 बार पढ़ लिया इस क्वेश्चन को मैंने। एक्शन बाय यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, आरबीआई के एक्शन से, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन एंड तुम्हारा इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। आप देख लीजिए, अगर अगर बॉन्ड का प्राइस कम है ना तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा है, अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड कम है। इन्फ्लेशन होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, है ना। इन्फ्लेशन होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। अब इसका एग्जांपल ये ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गई, आपके पैसे की कम कीमत हो गई, तो भाई जो नए, तो वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को बेचेगा कम बेच पे, कम रेट पे बेचे या ज़्यादा रेट पे बेचे, तो वो ना इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, और तुम्हारा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा एक, या नए बॉन्ड खरीद लेगा कि जो उसे ज़्यादा देंगे तो पुराने बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन से बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, सिंपल सी बात है, दिमाग लगाना नहीं है। अब एक ये पूछा था इन्होंने हमसे, बैंक बैंक रेट इम्प्लाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट इसका मतलब ये है कि एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इसका आंसर है। रिसर्जेंट इंडियन बॉन्ड आर इशूड, Indian bond resurgent are Indian India bond were issued US dollar pound sterling and dash DEUTSH मार्क, ये जर्मनी की करेंसी थी पहले। द टर्म बियर मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, जो मार्केट को गिराना चाहता है। इन्वेस्टर हु फील दैट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। ठीक है, अब ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। इफ़ यू डोंट नो एज दैट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस, कूपन रेट एंड बॉन्ड यील्ड, यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है बॉन्ड प्राइस की, कूपन रेट की, बॉन्ड यील्ड की, तो भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सिंपलेस्ट टर्म वी नो दैट बॉन्ड यील्ड रेफर टू अर्निंग वी गेट इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं। Any event that will affect interest rate in the economy would affect bond yield. any ये रहा द टर्म सिंपलेस्ट, यील्ड रेफर टू अर्निंग, बट यील्ड का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट से, मतलब ऐसा है कि आप जो हमें इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग होती है उसे यील्ड बोलते हैं। डेट ऑल नो क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, एनी इवेंट डेट विल इफेक्ट इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इफेक्ट बॉन्ड यील्ड। ठीक है, क्योंकि यार आप इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और पैसे को हर चीज़ इफेक्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कर रहा है आपका, अमेरिकन मार्केट इफेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन इफेक्ट कर रही है, पैसा है ना भाई। आसिम यूपीएससी वेरी सिंपल, बस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव पूरा है भाई। अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, है ना, कि यूएस फेडरल रेट लीड टू ग्लोबल, मतलब भाई उनके उससे ग्लोबल फंड अलोकेशन होती है। एक्शन ऑफ आरबीआई कुछ भी एक्शन लेता है भाई, उससे फ़र्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, उससे फ़र्क पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन होती है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सेट बाय डायरेक्टली इंक्रीज, अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सेट बाय डायरेक्टली इंक्रीज न्यूली बॉन्ड, अगर हाइयर, अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हाई है तो भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी, क्योंकि नए बॉन्ड इशू होंगे तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो बॉन्ड पुराने पैसा पर बेचेंगे, तो फिर बंदा क्या करेगा, बंदा फिर उसमें बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। अब आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। अगर बॉन्ड के प्राइस नीचे जाएंगे तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, भाई एक सेकंड, ये मैं पढ़ चुका हूँ, इस पढ़ने को दोबारा पढ़ रहा था मैं। सॉरी बाबू। ठीक है, अभी से हटाएंगे तो है नहीं, पर दोबारा पढ़ रहा था मैं, देख रहा था यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा। अब जैसे क्या होता है, तो अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो क्या नेसेसरी है,
नेसेसरी क्या है? इंक्रीज फॉरेन वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी, ये नेसेसरी है। डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू डिवैल्यूएशन हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो फॉरेन तो उल्टा है, दो काट दो। इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, ए अंदर है इसका, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया एक्सपोर्ट हैज़ बीन एप्रिशिएबल आफ्टर, ठीक है। इसका भी ये है, ठीक है। डिवैल्यूएशन कि भाई भारत की ग्रोथ रेट बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़े हैं भारत की, क्योंकि भारत की सरकार ने या भारत ने आरबीआई ने करंट हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया है। गलत बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी करती है यार, आरबीआई करती है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में इंक्रीज प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है। देखो 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी, लगातार पूछा था। प्राइस ऑफ कंट्री गुड्स ऑफ इन इंटरनेशनल मार्केट, प्राइस ऑफ कंट्री प्रोडक्ट द इंटरनेशनल मार्केट में भी, पता नहीं आगे क्या है। इसका आंसर है बी, 1994 1998 99 का भी ए है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट में फेस ड्यू टू डिवैल्यूएशन, द प्राइस ऑफ, भाई समझ में नहीं आया क्या बोल रखा है इसने। डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स reduction value of currency by international permitted currency, ये अंतर है इसका भी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स है कि आपको अपनी करेंसी की वैल्यू खुद कम कर लेनी है, खुद कम करनी है, ताकि विदेशी, क्योंकि आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस स्ट्रेट अवे। ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑप्शन बी इज कॉन्ट्रडिक्टेड इटसेल्फ। इम्प्रूव फॉरेन वैल्यू, ये तो ऑप्शन बी तो हट गया ना, है ना। स्ट्रेट अवे ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट, ठीक है। बी एंड डी एलिमिनेट। रेडी वैल्यू करेंसी मीन्स एक्सपोर्ट, आपके चीपर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, नॉट लीगल, ठीक है। नेसेसरी बोल रखा था ना क्वेश्चन में, अगर नेसेसरी नहीं बोल रखा होता ना तो ये भी हो जाता, लाइकली टू होता, कैन भी होता, तो इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस को भी टिक कर सकते थे हम प्रो। अब हम फिक्स रेट एंड एक्सचेंज रेट देख रहे हैं। फिक्स रेट ऐसा रेट होता है जहाँ पर यहाँ पर एक वैल्यू की करेंसी ना फिक्स हो जाती है, बात दूसरी वैल्यू के खिलाफ, एक वैल्यू की करेंसी फिक्स हो जाती है दूसरी वैल्यू के खिलाफ, ये फिक्स रेट होता है। और सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मैनेज भी करता है, और ये होता है इसमें सेंट्रल बैंक इसमें मेनली दखल देता है, मार्केट का कोई रोल नहीं होता इसमें। सेंट्रल बैंक मेनली दखल देता है, मार्केट का कोई रोल नहीं होता फिक्स रेट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हांगकॉन्ग डॉलर इज पेग टू यूएस डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर हो चुका है यूएस डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर एक बिल्कुल फिक्स है यूएस डॉलर के सामने। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है कि सब कुछ मार्केट फोर्स करती हैं, उसमें आपका कोई सिस्टम नहीं होता, है ना। इसमें कोई आपका सिस्टम नहीं होता मार्केट में। अगर आपकी जैसे यूरो है और जैपनीज येन है, इसमें वहाँ के रिजर्व बैंक का कोई रोल नहीं होता। ये अब सडन स्टॉप का मतलब होता है अ शार्प halt in capital inflow often triggered by investor loss confidence, एक्सटर्नल शॉक एंड पॉलिसी इंस्टेबिलिटी। एकदम आपकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फॉरेन आउट इनफ्लो रुक जाए, क्यों रुक जाए? क्योंकि इन्वेस्टर का भरोसा चला गया है, एक्सटर्नल शॉक कोई ऐसा झटका लगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। स्पेक्टिवली अटैक होता है सडन मैसिव सेलिंग ऑफ करेंसी बाय इन्वेस्टर, सडन एंड मैसिव सेलिंग ऑफ करेंसी बाय इन्वेस्टर, सडन एंड मैसिव सेलिंग, सडन और तुरंत और मैसिव सेलिंग होती है बाय इन्वेस्टर, anticipating devaluation and collapse of its value, anticipating and devaluation of collapse of its value, sudden massive value,
ये एक तो स्पेकुलेटिव अटैक होता है सट्टे से रिलेटेड। सडन एंड मैसिव वेल्थ, मतलब बहुत अचानक से और बहुत बड़े लेवल पे उस करेंसी को बेचना शुरू कर देता है इन्वेस्टर। इससे क्या होता है और क्यों बेचना शुरू करता है? क्योंकि उन्हें डर होता है कि भाई कि इस करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है। जैसे लोगों में जैसे ये सेटिंग कर देते हैं ना कुछ लोग, जॉर्ज सोरस हरामी के पिल्ले का इसमें ही हाथ था। ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ग्रुप ऑफ रीजन कंट्रीज फॉर विच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सिंगल करेंसी, मतलब एक ऐसा ऑप्टिमम करेंसी एरिया वो होता है जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, वहाँ पर एक ही करेंसी चलती है क्योंकि उन्हें एक करेंसी चलाने से फ़ायदा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर एक टाइप का है, उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, सब कुछ एक टाइप का ही है, हर है ना, स्ट्रक्चर एक टाइप का है, फैक्टर मोबिलिटी एक टाइप की है, लोग एक टाइप के हैं, सेम कल्चर है, सेम सेम वो है, तो ये हो गया। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी स्टेटिंग एक्सचेंज रेट शुड, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है उस देश के लोगों की खरीदने की क्षमता, है ना। जैसे भारत में ना परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है। इसका मतलब भारत में या तो जो दाम है, जो वस्तु और सेवाओं के दाम है ये सस्ते हैं, इस वजह से भारत तीसरे नंबर पे, या फिर भारत के जो लोग हैं ना उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी हाई है, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा है खरीदने के लिए, ये है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड टू कैपिटल ट्रांसफर एंड एक्वाइजेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट लाइक, कैपिटल अकाउंट में ये होता है कि आपको ना अपनी संपत्ति आप अपने ऊपर उसमें उनको जोड़ते हैं जिसमें आपकी संपत्ति कम हो रही होती है या आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही होती है, कैपिटल अकाउंट में वो जोड़ते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट में वो जोड़ते हैं कि जो रिकॉर्ड फ्लो बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के बीच में ट्रेड होता है ना, उन दोनों में उसे जोड़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्टिंग नेट फ्लो प्राइमरली कैप्चर्ड। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, फाइनेंशियल अकाउंट का एफडीआई बाय गूगल इनटू इंडिया, इंडियन फर्म इशूइंग बॉन्ड फॉरेन इन्वेस्टर इन मॉडर्न बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्टिंग नेट कैपिटल फ्लो आर प्राइमरली कैप्चर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है भाई। सिंपल सा जो समझ में आ जाए, जो मामूली समझ लो, कैपिटल ट्रांसफर एंड एक्वाइजेशन डिस्पोजल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट लाइक लैंड एंड पेटेंट, ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट में, जहाँ पर आपकी संपत्ति और इनका सिस्टम है। और ये फाइनेंशियल अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है, कैपिटल अकाउंट थोड़ा छोटा होता है, दोनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट होते हैं। बस ये जोड़ लो, ये कर लो, इससे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।